सुप्रभातम विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए हम पहले अंक के 7वां श्लोक आज प्रारंभ करते हैं, जिसमें राजा सारथी से कह रहा है, सूत दूरममुना सारंगेन वयमाकृष्टा अयम पुनरिदानीमपि। सूत यानी हे सारथी, अमुना सारंगेन इस हिरण के द्वारा दूरम वयम आकृष्ट हम अत्यंत दूर तक लाए गए हैं। अयम पुनः और फिर यह इदानीम अभी भी देखिए हिरण का कितना स्वाभाविक वर्णन श्लोक में आपको मिलेगा। देखिए आप, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति छंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्देन पृष्ठ शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्वैरर्धावलीडै संविवृत मुखभ्रंशिभिः केर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमरव्यम प्रयाति। देखिए हिरण का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, स्वाभाविक हिरण का स्पष्टी है इसमें। पहले आप श्लोक का अन्वय देखिए। पश्य, सारथी से कह रहा है राजा पश्य देखो, अनुपतति संदने मुहु गिरिवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट संविवृत मुख भ्रंश भी अर्धावलीडै दर्भै कीर्णवर्त्मा उदग्रप्लुतत्वात् वीति बहुतरम पूर्व्याम स्तोकम प्रयाति। हिरण जो चल रहा है, कैसे चल रहा है देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को घुमाकर मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाढ़ लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे भाग में प्रविष्ट हुआ और दौड़ने के कारण थक जाने से मुंह जिसका खुल गया है, तो खुले हुए मुख से गिराए हुए आधे चबाए हुए कुछों के टुकड़ों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा यह हिरण ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में तो अधिक और पृथ्वी पर बहुत ही कम दौड़ रहा है। अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अनुपतति संदने, अनु यानी पीछे, पतति दौड़ते हुए, पीछे गिरते हुए दौड़ते हुए, गिरते हुए जा दौड़ रहा है, अनुपति पीछे दौड़ते हुए, संदने रथ पर, मुंह यानी बार बार, ग्रीवा भंगा विरामम गला घुमा घुमा कर, ग्रीवा भंग गर्दन मोड़ने से, अभिरामम अत्यंत सुंदर तरीके से, बद्ध दृष्टि जिसने नजरों को बांध रखा है उस रथ पर, और शरपतन भयात तीर लग जाने के डर से, भूयात बहुत अधिक, पश्चार्धेन शरीर का पीछे का जो आधा भाग है, पूर्व कायम शरीर के अगले हिस्से में प्रवेश कर गया है। इस प्रकार दौड़ रहा है मानो आगे अधिक भागने की कोशिश कर रहा है ना, तो पिछले भाग को आगे की तरफ समेटे हुए, तो मानो पिछले शरीर को आगे के हिस्से में समा लिया है, और क्योंकि थक गया है दौड़ते दौड़ते, प्रवेश पिछला भाग जिसके आगे में कर रहा है वह कैसा है, श्रम थकान के कारण विवृत मुख भ्रंश भी, मुख खुल गया और उससे बिखर रहा है। क्या बिखर रहा है, दर्भई कुशा, हिरण घास खा रहा था कि अचानक पहुंच गए राजा जी शिकार करने, तो बेचारा खाता हुआ दौड़ा था, आधा चबाया हुआ ग्रास बिखरता जा रहा है, घास कीर्णवर्त्मा मार्ग पर फैला हुआ है, उदग्र प्लुत्वाद ऊंची छलांग लगाने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत ज्यादा, और अव्याम पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत थोड़ा, प्रयाति चल रहा है, दौड़ रहा है। जो हिरण आगे आगे दौड़ रहा है, हिरण ऐसा लगता है मानो आसमान में ज्यादा चल रहा है, धरती पर तो 1 मिनट के लिए पांव टिकता है, फिर लगाई छलांग। इस प्रकार से हिरण का इसमें स्वाभाविक वर्णन कर रहा है। व्याख्या समझिए। राजा अपने साथी से कहता है कि इस मृग का पीछा करते करते हम बहुत दूर तक आ गए हैं, तथा देखो यह अभी भी अपने पीछे दौड़ते हुए मेरे रथ पर बार बार अपनी गर्दन को घुमाकर बड़ी मनोहरतापूर्वक एक टक निगाह से देखता हुआ मेरे द्वारा छोड़े गए तीर के लग जाने के भय से
अपने शरीर के पिछले भाग को बहुत अधिक शरीर के अगले भाग में समेटता हुआ था, अर्थात अपने आप को वैसे गोलाकार बनाता हुआ दौड़ रहा है। दौड़ने के कारण जो थकावट हुई है उससे इसका मुंह खुल गया है तथा खुले मुख से आधे चबाए गए दर्भांश मार्ग में गिरते जा रहे हैं, जिससे मार्ग व्याप्त हो गया है। डर के कारण ये मृग ऊंची ऊंची छलांगे भर रहा है, तो ऐसा लगता है मानो आकाश में ये अधिक चल रहा है तथा पृथ्वी पर तो इसके पांव बहुत ही कम पड़ रहे हैं। देखिए कैसा भयानक चित्रण है, इसलिए भयानक रस का भी उदाहरण है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने से भयानक रस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि स्वाभाविक चेष्टाओं का, हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है, जो स्वभावोक्त अलंकार है। छंद इसमें सरगधरा है। नाम त्रिमणियत्युता सरगधरा कीर्तितयम्। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप लिख सकते हैं ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवाया भंगेन अभिरामम यथा स्यात् तथा अभिरामम। अभि उपसर्ग रम धातु गह प्रत्यय अनुपतति, अनु उपसर्ग पद धातु क्षत्रि प्रत्यय। कीर्ण वर्तमा यस्य सह, अर्धावलिडई अर्धम अवलिडा तही मुखभ्रंशिवी शिवमेण विवृत्तात् मुखात् भ्रंशिन है। ये इसकी टिप्पणी है। देखिए एक भय की अवस्था में भी मनुष्य हो या अन्य कोई जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, स्वयं की रक्षा के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन निगाहें देखो आने वाले प्रहार पर है कि वो हो ना जाए। इसका स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है, अत्यंत सुंदर, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तब सारथी जवाब देता है, सूत है, सारथी बोल रहा है आयुष्मान उद्घातिनी भूमृति मया रश्मि संयम नाद रथस्य मंदी कृतो वेगा। भूमि क्योंकि उबड़ खाबड़ थी, अतः मैंने रथ का वेग धीरा कर दिया। तेने मृग ऐसे विपृष्टांतर है, संवर्त है, इससे कुछ दूरी हमारी मृग की बढ़ गई है। संप्रति समदेशवर्तिनस, अब समतल जगह आ जाने से ते तुम्हारे लिए न दुरासदो भविष्य, इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। तब राजा कहता है तेन मुंचताम अमीशवै, तो छोड़ दीजिए रश्मियों को, लगाम ढीली कर दो। सूत यद आज्ञा पाई थी आयुष्मान, जैसी आप चिरंजीवी ने आज्ञा दी। रथ वेगम निरूपे, रथ की तेज गति को देखकर आयुष्मान पश्य पश्य, हे चिरंजीवन देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपिरजो विरंगनीया दावन्तमे मृगजवाक्षयमेव रथ्या। सारथी तारीफ कर रहा है जो रथ उसने दौड़ाया है उसकी, और इसमें पहले अन्वय देखिए श्लोक का, रश्मिषु मुक्तिषु निरायत पूर्वकाय निष्कंप चामर शिखा निवृत्तोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतयपि अलंघनीया अमीरथा मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। घोड़ों की लगाम ढीली कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है, ऐसे कलंगी के निश्चल अग्रभाग वाले, निश्चल एवं बड़े कान वाले तथा अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूलि को भी स्पर्श न करने वाले ये रथ के घोड़े मानव मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। एक एक शब्द का आप अर्थ समझिए। रश्मिषु लगाम की, दौरे से नहीं होते घोड़े के ऊपर, दो जिनको पकड़कर सारथी बैठा था उन्हें संस्कृत में रश्मि, हिंदी में हम लगाम कह रहे हैं। देखिए एक होती है चाबुक, चाबुक एक अलग चीज है जिससे कि वो लहरा कर और घोड़े की पीठ पर लगाकर घोड़े को कंट्रोल करता है, वो चाबुक अलग है। रश्मिया लगाम वो है जो घोड़े के नाक में पहना के रखते हैं और दो पीछे से पकड़े रखता है, वो है। मुक्तिशु ढीली कर देने पर
निराहित पूर्वकाया, जिनके पूर्व शरीर का पूर्व भाग पूर्णतः फैल गया, अगला हिस्सा उन्होंने भी फैला दिया है। निष्कंप चामर शिखा, जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए। शिखा कहते हैं अग्रभाग को, चामर कलंगी। देखा आपने घोड़ों के सिर में छोटे छोटे पंख लगाए रखते हैं, उन्हें कलंगी कहते हैं। निवृत्त ऊर्ध्व करना, करना मानी कान, ऊर्ध्व खड़े हो रहे, निवृत्त निश्चल, एकदम निश्चल होकर कान खड़े हैं, हिल नहीं रहे। तेज गति में दिखाई नहीं पड़ते, हिलते तो हैं, दिखाई नहीं पड़ते हिलते हुए। आत्मोद्धत्ते अपने द्वारा उड़ाई गई भी रजो भी धूलि से अलंघनीय, जो उल्लंघनीय नहीं है, धूल भी पीछे छूट जाती है। अमीरथ्या, रथ में जो जुटे हैं वो रथ्य। अमीरथ्य रथ के घोड़े। मृग जवाक्षमया इव इव मानो, उत्प्रेक्षा कर रहा है। मृग जव हिरण के वेग को अक्षमया इव मानो, न सहन करते हुए धावंती दौड़ रहे हैं। हमारे जो घोड़े हैं मानो इतनी तेज गति इसलिए दौड़ रहे हैं कि ये हिरण के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रखे देखिए, राजा के ये कहने पर कि अब समतल भूमि आ गई है, अतः लगाम ढीली छोड़ दो। सारथी वैसा ही करता था, राजा को रथ के वेग को दिखलाता इस प्रकार कहता है। आयुष्मान देखिए, जैसे ही मैंने इन घोड़ों की रस्सियों को ढीला किया, ये तीव्र गति से दौड़ने लगे। दौड़ने के कारण इनके शरीर के आगे का भाग पूर्णतः फैल गया है। तीव्र गति से दौड़ने के कारण ही इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगियों का अग्रभाग निश्चल एवं शांत दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके कान भी खड़े हैं तथा निश्चल है। इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों से उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। तब तक धूली उड़कर इनके पास पहुंचे, ये उससे आगे निकल जाते हैं। मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानव ये इतने तेज दौड़ने कभी कल्पना कर रहा है और प्रेक्षा कर रहा है कि मानो देखो तेज तो क्यों दौड़े हैं, क्योंकि लगाम ढीली कर दी है, लेकिन कवि की उत्प्रेक्षा देखिए, कल्पना देखिए, मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने के कारण तेज दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति तथा चारु यथावद वस्तु वर्णनम। और मृग जवाक्षमया इव, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, कारण बता रहे हैं मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने से। ननु मानो जहाँ जाता है, भाव जहाँ है वहीं उत्प्रेक्षा होती है। इस पद्य में वसंत तिल का छंद, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जहाँ जगह उगा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, मुक्तेषु मुझ धातु है और स्वप्न व्यक्ति बहुवचन है। निरायत पूर्वकाया नितराम आयता पूर्वकाया ये शाम ते। आत्मोद्धति आत्मना उद्धता तई, अलंघनीया न लंघनीया इति नए तत्पुरुष समास है। रथ्या रथम वंति रथ प्रसिद्ध रथ्या। सुप्रभातम विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए हम पहले अंक के 7वां श्लोक आज प्रारंभ करते हैं, जिसमें राजा सारथी से कह रहा है, सूत दूर ममुना सारंगेन वयमाकृष्टा अयम पुनरिदानीमपि। सूत ने हे सारथी, अमुना सारंगेन, इस हिरण के द्वारा दूरम वयमाकृष्टा, हम अत्यंत दूर तक लाए गए हैं। अयम पुनः, और फिर यह इदानीमपि, अभी भी। देखिए हिरण का कितना स्वाभाविक वर्णन इस श्लोक में आपको मिलेगा। देखिए आप, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति संदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन पृष्ठे शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्वैरर्धावलीडै संविवृत मुखभ्रंशिभि केर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमरव्यम प्रयाति। देखिए हिरण का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, स्वाभाविक हिरण का स्पष्टी है इसमें। पहले आप श्लोक का अन्वय देखिए। पश्य, सारथी से कह रहा है राजा पश्य देखो, अनुपतति संदने मुहु ग्रीवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट है
विवृत मुख भ्रंश भी अर्धावलीड़ दर्भई कीर्ण वर्तमा उदग्तत्वाद वीति बहुतरम पौरव्याम स्तोकम प्रयाति। हिरण जो चल रहा है, कैसे चल रहा है देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को घुमाकर मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाढ़ लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे भाग में पृष्ठ हुआ और दौड़ने के कारण थक जाने से मुंह जिसका खुल गया है, तो खुले हुए मुख से गिराए हुए आधे चबाए हुए कुछों के टुकड़ों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा यह हिरण ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में तो अधिक और पृथ्वी पर बहुत ही कम दौड़ रहा है। अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अनुपतति संदने, अनु यानी पीछे, पतति दौड़ते हुए, पीछे गिरते हुए, दौड़ते हुए, गिरते हुए दौड़ रहा है। अनुपति पीछे दौड़ते हुए, संदने रथ पर, मुंह यानी बार बार, ग्रीवा भंगा विराम, गला घुमा घुमा कर, ग्रीवा भंग गर्दन मोड़ने से, अभिराम अत्यंत सुंदर तरीके से, बद्ध दृष्टि जिसने नजरों को बांध रखा है उस रथ पर, और शरपतन भयात तीर लग जाने के डर से, भूयात बहुत अधिक पश्चार्धेन शरीर का पीछे का जो आधा भाग है पूर्व कायम शरीर के अगले हिस्से में प्रवेश कर गया है। इस प्रकार दौड़ रहा है मानो आगे अधिक भागने की कोशिश कर रहा है ना, तो पिछले भाग को आगे की तरफ समेटे हुए, तो मानो पिछले शरीर को आगे के हिस्से में समा लिया है, और क्योंकि थक गया है दौड़ते दौड़ते। प्रवेश पिछला भाग इसके आगे में कर रहा है, वह कैसा है, श्रम थकान के कारण विवृत मुख भ्रंश भी, मुख खुल गया और उससे बिखर रहा है। क्या बिखर रहा है, दर्भई कुशा, हिरण घास खा रहा था कि अचानक पहुंच गए राजा जी शिकार करने, तो बेचारा खाता हुआ दौड़ा था, आधा चबाया हुआ ग्रास बिखरता जा रहा है, घास कीर्ण वर्तमा मार्ग पर फैला हुआ है, उदग्र प्लुत्वाद ऊंची छलांग लगाने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत ज्यादा, और अव्याम पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत थोड़ा, प्रयाति चल रहा है, दौड़ रहा है। जो हिरण आगे आगे दौड़ रहा है, हिरण ऐसा लगता है मानो आसमान में ज्यादा चल रहा है, धरती पर तो 1 मिनट के लिए पांव टिकता है, फिर लगाई छलांग। इस प्रकार से हिरण का इसमें स्वाभाविक वर्णन कर रहा है। व्याख्या समझिए। राजा अपने साथी से कहता है कि इस मृग का पीछा करते करते हम बहुत दूर तक आ गए हैं, तथा देखो यह अभी भी अपने पीछे दौड़ते हुए मेरे रथ पर बार बार अपनी गर्दन को घुमाकर बड़ी मनोहरतापूर्वक एक टक निगाह से देखता हुआ मेरे द्वारा छोड़े गए तीर के लग जाने के भय से अपने शरीर के पिछले भाग को बहुत अधिक शरीर के अगले भाग में समेटता हुआ था, अर्थात अपने आप को भय से गोलाकार बनाता हुआ दौड़ रहा है। दौड़ने के कारण जो थकावट हुई है उससे इसका मुंह खुल गया है तथा खुले मुख से आधे चबाए गए दर्भांश मार्ग में गिरते जा रहे हैं, जिससे मार्ग व्याप्त हो गया है। डर के कारण ये मृग ऊंची ऊंची छलांगे भर रहा है, तो ऐसा लगता है मानो आकाश में अधिक चल रहा है, तथा पृथ्वी पर तो इसके पांव बहुत ही कम पड़ रहे हैं। देखिए कैसा भयानक चित्रण है, इसलिए भयानक रस का भी उदाहरण है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने से भयानक रस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि स्वाभाविक चेष्टाओं का, हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है, तो स्वभावोक्ति अलंकार है। छंद इसमें श्रगधरा है। नाम त्रिमुनियत्युता श्रगधरा कीर्तितेयम। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप लिख सकते हैं ग्रीवा भंगा अभिरामम, ग्रीवाया भंगेन अभिरामम यथा स्यात् तथा अभिरामम। अभि उपसर्ग रम धातु गह प्रत्यय अनुपतति, अनु उपसर्ग पद धातु क्षत्रि प्रत्यय, कीर्ण वर्तमा यस्य सह, अर्धावलिडई अर्धम अवलिडा तही मुख भ्रंशिवी शिवमेण विवृत्तात् मुखात् भ्रंशिन है। ये इसकी टिप्पणी है।
देखिए, एक भय की अवस्था में भी मनुष्य हो या अन्य कोई जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, स्वयं की रक्षा के लिए अथक प्रयास करता है। लेकिन निगाहें देखो आने वाले प्रहार पर है कि वो हो ना जाए, इसका स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। अत्यंत सुंदर, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तब सारथी जवाब देता है, सूत है, सारथी बोल रहा है, आयुष्मान उद्घातिनी भूमृति मया रश्मि संयम नाद रथस्य मंदीकृतो वेगा। भूमि क्योंकि उबड़ खाबड़ थी, अतः मैंने रथ का वेग धीरा कर दिया। तेने मृग ऐसे विपृष्टांतर है, संवर्त है, इससे कुछ दूरी हमारी मृग की बढ़ गई है। संप्रति समदेशवर्तिनस, अब समतल जगह आ जाने से ते तुम्हारे लिए न दुरासदो, भविष्य से पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। तब राजा कहता है, तेन मुंचता ममेशवै, तो छोड़ दीजिए रश्मियों को, लगाम ढीली कर दो। सूत यद आज्ञा पाई आयुष्मान, जैसी आप चिरंजीवी ने आज्ञा दी। रथ वेगम निरूपे, रथ की तेज गति को देखकर आयुष्मान पश्य पश्य, हे चिरंजीवन देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपिरजो विरंगनीया दावन्तमे मृगजवाक्षयमेव रथ्या। सारथी तारीफ कर रहा है जो रथ उसने दौड़ाया है उसकी, और इसमें पहले अन्वय देखिए श्लोक का, रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाय निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतयपि अलंघनीया अमीरथा मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। घोड़ों की लगाम ढीली कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है, ऐसे कलंगी के निश्चल अग्रभाग वाले, निश्चल एवं बड़े कान वाले तथा अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूलि को भी स्पर्श न करने वाले ये रथ के घोड़े मानव मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। एक एक शब्द का आप अर्थ समझिए। रश्मिषु, लगाम की, डोरे से नहीं होते घोड़े के ऊपर, दो जिनको पकड़कर सारथी बैठा था उन्हें संस्कृत में रश्मि, हिंदी में हम लगाम कह रहे हैं। देखिए, एक होती है चाबुक, चाबुक एक अलग चीज है जिससे कि वो लहरा कर और घोड़े की पीठ पर लगाकर घोड़े को कंट्रोल करता है, वो चाबुक अलग है। रश्मि या लगाम वो है जो घोड़े के नाक में पहना के रखते हैं और पीछे से पकड़े रखता है, वो है। मुक्तिशु, ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकाया, जिनके पूर्व शरीर का पूर्व भाग पूर्णतः फैल गया, अगला हिस्सा उन्होंने भी फैला दिया है। निष्कंप चामर शिखा, जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए। शिखा कहते हैं अग्रभाग को, चामर कलंगी। देखा आपने, घोड़ों के सिर में छोटे छोटे पंख लगाए रखते हैं, उन्हें कलंगी कहते हैं। निवृत ऊर्ध्व करना, करना मानी कान, ऊर्ध्व खड़े हो रहे, निवृत निश्चल, एकदम निश्चल होकर कान खड़े हैं, हिल नहीं रहे। तेज गति में दिखाई नहीं पड़ते, हिलते तो हैं, दिखाई नहीं पड़ते हिलते हुए। आत्मोद्धत्ते अपने द्वारा उड़ाई गई भी, जो भी धूलि से अलंघनीय, जो उल्लंघनीय नहीं है, धूल भी पीछे छूट जाती है। अमीरथ्या, रथ में जो जुटे हैं वो रथ्य। अमीरथ्य, रथ के घोड़े। मृग जवा क्षमया इव, इव मानो उत्प्रेक्षा कर रहा है, मृग जव हिरण के वेग को अक्षमया इव मानो न सहन करते हुए धावंती दौड़ रहे हैं। हमारे जो घोड़े हैं मानो इतनी तेज गति इसलिए दौड़ रहे हैं कि ये हिरण के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। व्याख्या देखिए, राजा के ये कहने पर कि अब समतल भूमि आ गई है, अतः लगाम ढीली छोड़ दो। सारथी वैसा ही करता था, राजा को रथ के वेग को दिखलाता उस प्रकार कहता है, आयुष्मान देखिए, जैसे ही मैंने इन घोड़ों की रस्सियों को ढीला किया, ये तीव्र गति से दौड़ने लगे। दौड़ने के कारण इनके शरीर के आगे का भाग पूर्णतया फैल गया है। तीव्र गति से दौड़ने के कारण ही इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगियों का अग्रभाग निश्चल एवं शांत दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके कान भी खड़े हैं।
तथा निश्चल है। इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों से उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। तब तक धूली उड़कर इनके पास पहुंचे, ये उससे आगे निकल जाते हैं। मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानव ये इतने तेज दौड़ने कभी कल्पना कर रहा है और परीक्षा कर रहा है कि मानव देखो तेज तो क्यों दौड़े हैं, क्योंकि लगाम ढीली कर दी है, लेकिन कवि की उत्प्रेक्षा देखिए, कल्पना देखिए, मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने के कारण तेज दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में तेज दौड़ते अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति तथा चारु यथावद वस्तु वर्णनम। और मृग जवक्षमया इव, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, कारण बता रहे हैं मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने से। ननु मानव जहाँ जाता है, भाव जहाँ है वहीं उत्प्रेक्षा होती है। इस पद्य में वसंत तिल का छंद, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जहाँ जगह उगा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, मुक्तेषु मुझ धातु है और स्वप्न व्यक्ति बहुवचन है। निरायत पूर्वकाया नितराम आयता पूर्वकाया ये शाम ते। आत्मोद्धति आत्मना उद्धता तई। अलंघनीया न लंघनीया इति नए तत्पुरुष समास है। रथ्या रथम वयंती रथ पश्यत रथ्या। सुप्रभातम विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए हम पहले अंक के 7वां श्लोक आज प्रारंभ करते हैं, जिसमें राजा सारथी से कह रहा है, सूत दूरममुना सारंगेन वयमाकृष्टा अयम पुनरिदानीमपि। सूत यानी हे सारथी, अमुना सारंगेन इस हिरण के द्वारा दूरम वयमाकृष्टा हम अत्यंत दूर तक लाए गए हैं। अयम पुनः और फिर यह इदानीम अभी भी देखिए हिरण का कितना स्वाभाविक वर्णन श्लोक में आपको मिलेगा। देखिए आप, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरन पतति छंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन पृष्ठे शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्वैरर्धावलीडै संविवृत मुखभ्रंशिभि केर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमरव्यम प्रयाति। देखिए हिरण का स्वाभाविक चित्रण किया गया था, स्वाभाविक चलन का स्पष्ट है इसमें। पहले आप श्लोक का अन्वय देखिए। पश्य सारथी से कह रहा है, राजा पश्य देखो। अनुपतति संदने मुहु गिरिवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट संविवृत मुख भ्रंश भी अर्धावलीडै दर्भै कीर्णवर्त्मा उदग्रप्लुतत्वात् वीति बहुतरम पूर्व्याम स्तोकम प्रयाति। हिरण जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, देखो अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को घुमाकर मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाढ़ लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे भाग में पृष्ठ हुआ और दौड़ने के कारण थक जाने से मुंह जिसका खुल गया है, तो खुले हुए मुख से गिराए हुए आधे चबाए हुए कुछों के टुकड़ों से इसका मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसा यह हिरण ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में तो अधिक और पृथ्वी पर बहुत ही कम दौड़ रहा है। अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अनुपतति संदने, अनु यानी पीछे, पतति दौड़ते हुए, पीछे गिरते हुए, दौड़ते हुए गिरते हुए जा दौड़ रहा है। अनुपति पीछे दौड़ते हुए, संदने रथ पर, मुंह यानी बार बार, ग्रीवा भंगा विराम गला घुमा घुमा कर, ग्रीवा भंग गर्दन मोड़ने से, अभिराम अत्यंत सुंदर तरीके से, बद्ध दृष्टि जिसने नजरों को बांध रखा है उस रथ पर, और शरपतन भयात तीर लग जाने के डर से, भूयात बहुत अधिक, पश्चार्धेन शरीर का पीछे का जो आधा भाग है, पूर्व कायम शरीर के अगले हिस्से में पृष्ठ प्रवेश कर गया है।
इस प्रकार दौड़ रहा है मानो आगे अधिक भागने की कोशिश कर रहा है ना, तो पिछले भाग को आगे की तरफ समेटे हुए, तो मानो पिछले शरीर को आगे के हिस्से में समा लिया है और क्योंकि थक गया है दौड़ते दौड़ते। प्रवेश पिछला भाग इसके आगे में कर रहा है कि अब समतल भूमि आ गई है, अतः लगाम ढीली छोड़ दो। सारथी वैसा ही करता था, राजा को रथ के वेग को दिखलाता उस प्रकार कहता है, आयुष्मान देखिए जैसे ही मैंने इन घोड़ों की रस्सियों को ढीला किया, ये तीव्र गति से दौड़ने लगे। दौड़ने के कारण इनके शरीर के आगे का भाग पूर्णतया फैल गया है। तीव्र गति से दौड़ने के कारण ही इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगियों का अग्रभाग निश्चल एवं शांत दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके कान भी खड़े हैं तथा निश्चल है। इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों से उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। तब तक धूली उड़कर इनके पास पहुंचे, ये उससे आगे निकल जाते हैं। मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानव ये इतने तेज दौड़ने कभी कल्पना कर रहा है, उत्प्रेक्षा कर रहा है कि मानो देखो तेज तो क्यों दौड़े हैं, क्योंकि लगाम ढीली कर दी है, लेकिन कवि की उत्प्रेक्षा देखिए, कल्पना देखिए, मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने के कारण तेज दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभाव अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभाव तथा चारु यथावद वस्तु वर्णनम और मृग जवक्षमया इव, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, कारण बता रहे हैं मानव हिरण के वेग को नहीं बर्दाश्त करने से। ननु मानो जहाँ जाता है, भाव जहाँ है वहीं उत्प्रेक्षा होती है। इस पद में वसंत तिल का छंद, इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जहाँ जगह हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, मुक्तेशु मुझ धातु है और स्वप्न व्यक्ति बहुवचन है। निरायत पूर्वकाया नित्राम आयता पूर्वकाया ये शाम ते। आत्मोद्धति आत्मना उद्धता तई, अलंघनीया न लंघनीया इति नए तत्पुरुष समास है। रथ्या रथम वंति रथ प्रसिद्ध रथ्या। राजा जवाब दे रहे हैं, सत्यम ठीक है, अतीत हरितो हनिश्च वर्तन्ते वाजिना। वाजिना अर्थात जो घोड़े हैं मेरे घोड़े वो हरित हनिश्च अतीत वर्तन्ते, सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी अतिक्रमण कर दौड़ रहे हैं, अर्थात उनसे भी आगे तेज चलने वाले हैं। तथाई क्योंकि यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भौतिकप्रसन्धानमेव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयेर्योर्, न दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। अन्वय देखिए, रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तत्सहसा विपुलतां व्रजति, यत् अर्धे विच्छिन्नं तत्कृतसन्धानमेव भवति, यत् प्रकृत्या वक्रं तदपि समरेखं तथा किंचित में क्षणमपि न दूरे न च पार्श्वे तिष्ठति। रथ के वेग के कारण जो वस्तु छोटी सी दिखलाई पड़ती है, दूर होने के कारण वह अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात नजदीक आने से बड़ी हो जाती है। जो वस्तु बीच में कटी हुई सी प्रतीत होती है वह जोड़ी हुई सी हो जाती है, और जो वस्तु तो स्वभावतः टेढ़ी है वे भी नेत्रों को सीधी सी जान पड़ती है। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मेरे नेत्रों के समीप रह पाती है और न ही दूर रह पाती। एक एक शब्द का अर्थ समझिए आप लोग। रथ जवात, रथ के वेग के कारण ये जो वस्तु आलू के देखने में सूक्ष्मतम बिल्कुल छोटी सी, तत् वह वस्तु विपुलताम विशालता को व्रजति प्राप्त हो जाती है। अर्धे यानी बीच में से विच्छिन्नम कटी हुई सी, कृत संधानम इव मानो जोड़ दी गई सी बहुती हो जाती है। प्रकृति यानी स्वभाव से ही वक्रम जो टेढ़ी चीज है नयनियों नेत्रों के लिए समरेखम सीधी हो जाती है। क्षणमपि क्षण मात्र भी किंचित कोई वस्तु। भावार्थ इस प्रकार है कि रथ के वेग को देखने के पश्चात
प्रत्येक चीज रथ के वेग के हिसाब से परिवर्तित हो रही है। कैसे हो रही है? रथ की तीव्र गति के कारण दूर से देखने पर जो वस्तु प्रारंभ में छोटी सी दिखलाई पड़ती है, वही वस्तु शीघ्र रथ पास पहुंच जाने के कारण बड़ी प्रतीत होने लगती है। जो वस्तु पहले बीच में से कटी हुई अथवा टूटी हुई सी लगती थी, वही तुरंत जोड़ी सी लगने लगती है। इसी तरह दूर से जो टेढ़ी प्रतीत हो रही है कोई वस्तु, वह समीप आने पर नेत्रों के समक्ष सीधी आने लग जाती है। इस प्रकार क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न तो उससे दूर ही रहती है और न पास ही, क्योंकि पास वाली दूर चली जाती है तथा दूर वाली क्षण भर में ही समीप आ जाती है। यह सब रथ की तीव्र गति के कारण हो रहा है। राजा जवाब दे रहे हैं, सत्यम, ठीक है। अतीत हरितो हनिश्च वर्तन्ते वाजिना। वाजिना अर्थात जो घोड़े हैं, मेरे घोड़े वो हरित हनिश्च अतीत वर्तन्ते, सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी अतिक्रमण कर दौड़ रहे हैं अर्थात उनसे भी आगे तेज चलने वाले हैं। तथाई क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम् यदर्धे विच्छिन्नं भौतिकसन्धानमेव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयेर्योर् न दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। अन्वय देखिए, रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तत्सहसा विपुलतां व्रजति यत् अर्धे विच्छिन्नं तत्कृतसन्धानमेव भवति यत् प्रकृत्या वक्रं तदपि समरेखं तथा किंचित नयेर्योर् क्षणमपि न दूरे न च पार्श्वे तिष्ठति। रथ के वेग के कारण जो वस्तु छोटी सी दिखलाई पड़ती है, दूर होने के कारण वह अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है अर्थात नज़दीक आने से बड़ी हो जाती है। जो वस्तु बीच में कटी हुई सी प्रतीत होती है वह जोड़ी हुई सी हो जाती है और जो वस्तु तो स्वभावतः टेढ़ी है वे भी नेत्रों को सीधी सी जान पड़ती है। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मेरे नेत्रों के समीप रह पाती है और न ही दूर रह पाती